हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर सर में। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को लर्न करेंगे। सारे ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को लर्न करेंगे, वो भी सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। अब मान लीजिए आप दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए और आप किसी पॉइंट के पास खड़ा हैं और उस पॉइंट से आप कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं या शिखर को देख रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? जी हाँ, आप बता सकते हैं कि उस कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब मान लीजिए आप अपने छत पे खड़ा हैं और रोड के उस पर मंदिर है और मंदिर के पास एक गमला है। तो उस छत पे से आप उस गमले को देख रहे हैं, तो क्या आप बिना मापे रोड की चौड़ाई बता सकते हैं? जी हाँ, आप रोड की चौड़ाई बता सकते हैं। तो मैथ का जिस टेक्निक का यूज करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। और इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म बनता है। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिगोनोमेट्री का मैथ के साथ क्या रिलेशन है। तो ट्रिगोनोमेट्री छोटे छोटे 3 ग्रीक लैंग्वेज से बने होते हैं, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा या जिसे साइड कहते हैं, और मेट्रॉन का मतलब मेजर होता है या मेजरमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट बेसिक को लर्न करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बेस मजबूत होगा उतना ज़्यादा बिल्डिंग मजबूत होता है। तो बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लर्न करेंगे, जिसके सहायता से ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। उसके बाद हम लोग रोकेंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो को प्रीमियर प्रो बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसके बाद वो टेबल वैल्यू जिसे याद करना आपको बहुत मुश्किल लगती है, तो वो टेबल वैल्यू कैसे बनती है और कैसे याद रखना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करते हैं, तो चलिए एक हम लोग भी राइट एंगल ट्रायंगल्स को बना लेते हैं और उसके बाद फार्मूलाज को लर्न करते हैं। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लिए, इसे बी नेम दे देते हैं और इसे सी और इसे ए, और इसे एंगल ए मान लेते हैं। वो एंगल ए के सामने वाले जो साइड होगा उसे हम लोग बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये जो है ना, इसे लगा हुआ है, इसे संलग्न भुजा भी कहते हैं हिंदी में। और इसे हम लोग बोलेंगे कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इससे एडजेसेंट है, ये संलग्न है इससे। ये इस एंगल का जो ये भुजा है ना, ये एक पार्ट की तरह है, तो ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गया। और ये तो आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा है, इसे हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। अगर इस एंगल की जगह अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे, तो इसके जो सामने वाले होगा ना, इसे हम लोग बोल देंगे कि साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक आपको बताते हैं कि पी बी पी अपॉन एच पी। ऐसे ही इसको याद रखना है कि पापा बीडी पियोगे अपॉन में हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे बटे में हाँ बेटा। इसको इस तरह से याद रखना है। अगर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसे टेक करेंगे पी अपॉन एच, जिसे प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। इसे प्रीपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर नॉर्मल चलेंगे तो किसी एंगल को अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर
इसको कंसीडर करेंगे तो ये पेरिपेंडिकुलर हो गए हैं। अगर इससे कंसीडर कर लेंगे तो फिर पेरिपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये फिर बेस ये हो जाएगा। तो नॉर्मली हम साइन थीटा के लिखे थे। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये साइन थीटा होता क्या है। तो साइन जो है सबसे पहले यूज किए थे आर्यभट्ट ने। तो साइन का नाम आर्यभट्ट ने ही दिया था। इसको साइन का सबसे पहले SI नहीं पढ़ा था, SI नहीं था। फिर इसको एक इंग्लिश प्रोफेसर ने इसको मॉडिफाई करके हम लोग को साइन दे दिया, तो हम लोग साइन ही लिखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि साइन जो है ना वो थीटा के साथ प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं होती है। साइन अगर थीटा यहाँ हट जाए तो साइन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसे ऐसे भी नहीं कह सकते कि साइन थीटा का गुणनफल है, ऐसा कहना गलत है, गुणनफल नहीं होती है। और ये थीटा जो है ना ग्रीक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ये थीटा, बीटा, ईटा, जीटा, ये सब ये अल्फ़ाबेट ही हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। कॉस का लिखते हैं तो कॉस थीटा को लिखने के लिए इसे टेक करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसे P अपॉन H को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC, और इसे बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर tan थीटा का लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, तो इसे पेरिपेंडिकुलर यानी BC अपॉन और AB, ये हो गया। और जो बाकी जो तीन हैं इसके उल्टा होते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होती है, तो इसे कॉसेक का सिर्फ लिख देंगे H अपॉन P, और इसे उलटेंगे तो AC अपॉन BC, और इसका सेक होते हैं उल्टा, सेक थीटा इक्वल टू H अपॉन B यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसे AC अपॉन AB भी लिख सकते हैं। और tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू B अपॉन P इक्वल टू AB अपॉन में BC। इस तरह से फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को कैसे याद करना है। तो हिंदी मीडियम वालों को लिखना है लाल अपॉन में कक्का। अगर इसे टेक करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन में कर्ण, और इसे टेक करेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन में कर्ण, और इसे टेक करेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन में आधार। और आप जानते हैं कि 3 इसका उल्टा होता है, तो आप जो उल्टा होता है आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ ये आगे चल के बहुत काम आपको आएगा। 11th 12th इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक RRB CGL जो भी हो उसमें आपको इस तरह से ही याद फार्मूला को रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए बाकी बचे सारे फार्मूलाज को एक सुपर हेक्सागोन के मदद से हम लोग लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस आपको यही याद रखना है और इसको आपको इस वर्टिसेस से शुरू करना है। सबसे पहले आपको tan मिल रहा है तो यहाँ पे tan थीटा लिख देना है, उसके बाद साइन थीटा, इस वर्टिसेस पे साइन थीटा और इस पे कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि 3 मेन फंक्शन होते हैं और बाकी बचे 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है और sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है। तो इस तरह से आपको अरेंज कर देना। आइए अब फार्मूला को लिखते हैं। फार्मूला को लिखने के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग को क्लॉक वाइज चलना होगा। तो एक बार क्लॉक वाइज चलेंगे, उसके बाद क्लॉक वाइज वाला फार्मूला लिखने के बाद फिर एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्लॉक वाइज। तो इस तरह से क्लॉक वाइज की ओर हम लोग एरो दे देंगे इस तरह से। तो tan का तो आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको यही याद रखना है और इस तरह से अरेंज कर देना है। उसके बाद tan का लिखा हुआ आप साइन थीटा का लिखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। फिर अब कॉस थीटा का लिखना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा
अब कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब लिखना है सेक थीटा का, सॉरी कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। अब लिखना है जैसे सेक थीटा का, तो सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्लॉकवाइज फार्मूला को लिख लिए हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। आइए अब एंटी क्लॉकवाइज का फार्मूला लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग एरो दे देंगे एंटी क्लॉकवाइज की ओर। तो सबसे पहले टैन का लिखना है, तो टैन थीटा इक्वल टू, उस बार अगर क्लॉकवाइज चले थे तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखे, तो इस बार टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। और अब सेक थीटा का लिखना है, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा। अब लिखना है कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब लिखना है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब लिखना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। ये फार्मूला आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए इस वैल्यू को आप अगर इसमें पुट करेंगे, किसी में भी पुट करेंगे, तो ये टैन थीटा ही निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा, एक को पुट करके देख लेते हैं। ऊपर में क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके अपॉन में सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बेस अपॉन, ये उलट जाएगा क्योंकि 4 भाग हो गया है, इक्वल टू पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका है, साइन थीटा का, तो ये भी साइन थीटा है। तो प्रूव हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए अब इसी सुपर हेक्सागोन के मदद से और फार्मूले को बनाते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सुपर हेक्सागोन को बार बार ड्रॉ करें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला को लिखते हैं। तो अब जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो साइड वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो बीच वाला हमें मिल जाता है वैल्यू। तो जैसे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हमें मिल जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा करना है, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब करना है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब ये वैल्यू कैसा आएगा, इसको एक बार हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसे भी आपको आगे बताएंगे। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी ये प्रूव हो गया। इसी तरह से और फॉर्मूले को आप बना सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको आगे लिख सकते हैं। अब इस सुपर हेक्सागोन को मॉडिफाई करते हुए हम लोग इसके बीच में 1 को पुट कर देंगे। और इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का ये मतलब है कि ये वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस है, तो डायगोनली जब इस वर्टिसेस को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इस 1 का मतलब वही है। तो चलिए करके देखते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, सब इसी का कर लेते हैं। टैन थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद क्या है, कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू 1 आएगा। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा कॉस थीटा, जो टैन थीटा होते हैं वो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसको एक तरह से और कर सकते हैं कि टैन थीटा चूँकि कॉट का उल्टा होता है, तो इसको टैन थीटा का टैन ही रहने देंगे हम लोग, और कॉट का इस तरह से लिख देंगे टैन थीटा ही, तो फिर ही इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से
प्रूव हो गया। तो आइए इस नंबर 1 से और फार्मूले को हम लोग बनाते हैं। तो जब यहाँ पे tan थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 के बटा में cot थीटा चला आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब नेक्स्ट करेंगे, अगर sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा, 1 में cosec थीटा चल जाएगा। फिर अगर हमें sec थीटा का निकालना है तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। फिर इसको उल्टा भी आप लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। फिर cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। बस आप इस सुपर हेक्सागोन को बार बार ड्रॉ करें ताकि आपको माइंड में आ जाए। इसके सहायता से हम लोग जितना भी फार्मूलेज को बना रहे हैं वो आगे भी आपको काम देगा। तो अच्छी तरह से इसे सीख लें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आइए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 होता है। तो सबसे पहले हम लोग एरो बना देते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एरो का क्या मतलब है। These arrows tells us that one function of an angle is equal to other function of its complementary angle। तो चलिए इसके सहायता से हम लोग और फॉर्मूलेज को बनाते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू cos 90 में से उसके एंगल को घटा देंगे। तो sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। फिर अगर tan थीटा का लिखना हो तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर अगर हमें sec थीटा का लिखना है तो sec थीटा इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको अगर sec का तो लिख लिए, अब अगर cosec का लिखना हो, cot का लिखना हो तो और cos का लिखना हो तो इसका भी लिख लेते हैं। तो cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। फिर cot का लिख लेते हैं तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर cos का लिख लेते हैं तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। तो एक सुपर हेक्सागोन होने के साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है। और जो हम लोग फार्मूले को बनाने जा रहे हैं उसमें सिर्फ 3 ट्रायंगल लेना है, वो भी एक एक छोड़कर। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ये ट्रायंगल लिया और ये 3 ट्रायंगल ले लिए। तो इसमें 2 तरह से फार्मूला हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट में हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे और सेकंड में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्लॉकवाइज वाले को। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरो हम लोग क्लॉकवाइज का लगाए हैं। तो इसका इनिशियल पॉइंट, इस एरो का इनिशियल पॉइंट कहाँ है? साइन पे। इसका 1 पे, बीच में देख सकते हैं आप 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के बाद किस पे आया है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या? 1। अब लिखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका एरो का इनिशियल पॉइंट कहाँ पे? 1 पे। तो 1 प्लस फिर कहाँ गया होगा? कॉट पे। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आया होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इस एरो में सबसे पहले कहाँ पे है? tan पे। तो tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद कहाँ गया होगा? 1 पे इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए भी 3 ट्रायंगल का ही हम लोग चूज किए हैं। तो चलिए बस एरो को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दे दें। तो सबसे पहले किसका लिख लें? इसी का लिख लेते हैं। जैसे यहाँ इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है? सेक पे है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद चूँकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिर किसका लिख लेते हैं? इसका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किस पे है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर किसका लिख लेते हैं? इसका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे? 1 पे। उसके बाद कॉस पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और मॉडिफाई कर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस को उधर भेजने के लिए 1 इक्वल टू साइन तो ऑलरेडी यहाँ पे था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे इसको और इसको मिला सकते हैं। तो यानी कि इससे पता हम लोग को चलता है कि क्लॉकवाइज चलने या एंटी क्लॉकवाइज फार्मूला हम लोग को वही मिलेगी। तो चलिए सुपर हेक्सागोन वाले फार्मूला को हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम लोग टेबल फॉर्मूले को देखेंगे और वो कैसे बनता है वो देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर देखें और सीखें। तो दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है, तो चलिए इस टेबल वैल्यू कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको बनाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, तो इसे भी 45 करना होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये 90, तो ये 45, ये 45। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये 45 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग अपना सुविधा के लिए सबसे पहले 45 का निकाल लेंगे, साइन 45, कॉस 45, टेन 45। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस साइड को x मान लेते हैं और x साइड को x मान लेते हैं। तो फिर अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को कहता है कि ट्रायंगल का सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो बचे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कुछ नहीं हमें दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर दे दिए, पेरिपेंडिकुलर एक्स है तो एस स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर, चूँकि कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो 1 1 1 2 हो गया। तो फिर जब इसे एच निकालेंगे तो 2x स्क्वायर पे रूट चढ़ जाएगा। तो एच का वैल्यू हमें x√2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का x निकल जाएगा और √2 पे √2 ही रह जाएगा, क्योंकि हम लोग √2 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग √2 ही ऐसे रहने देंगे। तो ये आ गया x√2। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो साइन, सबसे पहले साइन 45 का, तो साइन 45 इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पेरिपेंडिकुलर कितना है, x है, हाइपोटेनियस आपका कितना आया जी, x√2 आया। तो x कट गया, यानी 1/√2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2। चलिए अब cos 45 का, तो cos 45 इक्वल टू ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, x है, हाइपोटेनियस कितना है, x√2 है, तो 1/√2, ये भी 1/√2 आएगा। अब चलिए tan का निकालते हैं। तो tan 45 का अगर निकालेंगे तो आप चूँकि जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन 45 का वैल्यू अपॉन कॉस 45 का वैल्यू कर देंगे, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, ये टोटल कट के 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। चूँकि आप जानते हैं कि tan कॉट का उल्टा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉट tan का उल्टा होता है। तो कॉट अगर 45 का निकालेंगे तो 1/tan 45 हम लिख सकते हैं। तो 1 तो 1 ही लिख देंगे, और tan 45 का चूँकि आप जान गए हैं कि 1 होता है, तो ऐसे भी 1 आप समझ सकते हैं कि इस तरह से 1 आया। फिर सेक का, तो चूँकि आप जानते हैं कि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे तो ये √2 आ जाएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि कॉसेक जो है वो साइन के उल्टा होते हैं, तो 1/√2 को जब उलटेंगे तो √2 ही आ जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। तो दोस्तों आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है और इसका तीनों साइड बराबर होते हैं। अब इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब मान लीजिए ये वाला साइड को मैंने 2A माना, तो टोटल 2A होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल है। फिर चूँकि हमें 30 डिग्री का भी निकालना है, तो 30 डिग्री का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करते हुए लंब डाल दिए यहाँ पे, इस तरह से ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो अच्छा ये बताइए कि ये टोटल तो 2A है, अगर इसका चूँकि ये बीच में करता है, जो लंब डालें वो हम लोग बीच में चूँकि ये बाइसेक्ट बीच में क्या है, तो ये टोटल जो 2A है
वो इतना को अगर निकालेंगे तो ए बचेगा, क्योंकि इसका आधा होता है, तो 2a/2, 2 कट जाएगा और a बच जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी बचे दो साइडों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। h² = p² जोड़ b²। तो h कितना हम लोग का दिया हुआ है 2a का स्क्वायर इक्वल टू p कितना दिया हुआ है, ये पेरिपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये पेरिपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पेरिपेंडिकुलर इसको d दे देते हैं, तो CD का स्क्वायर प्लस b कितना है b बेस a का स्क्वायर, तो ये 4a² माइनस a² इक्वल टू CD का स्क्वायर, इधर ही रहने देते, a को इधर ले आए तो a बच जाएगा 3a², तो CD का स्क्वायर। फिर अगर इसको स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो 3a² पे रूट चढ़ जाएगा इक्वल टू CD, तो फिर बच जाएगा a√3 इक्वल टू CD। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं पहले साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पेरिपेंडिकुलर यहाँ कितना आया, आप जितना निकालें a√3 निकाल लें, फिर हाइपोटेनियस कितना है 2a, a कट जाएगा इक्वल टू √3/2, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया। फिर अब कॉस का निकालेंगे तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस यहाँ पे a है, हाइपोटेनियस 2a, a का जाएगा इक्वल टू 1/2, इसका 1/2 हो जाएगा। फिर हमें tan का निकालना है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपन cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं कि √3/2 होता है, अपन cos 60 डिग्री का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1/2 होता है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। और आप जानते हैं कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये फिर cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। और sec जो है cos का उल्टा होता है, तो cos का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि cosec जो होता है वो साइन के उल्टा होता है, तो चूँकि आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। चलिए अब 30 डिग्री का निकालते हैं। तो आइए 30 डिग्री का निकालते हैं। तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालते समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब हम 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाले जो साइड होगा उसे हम लोग पेरिपेंडिकुलर लेंगे, और ये जो है इसे हम लोग बेस मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पेरिपेंडिकुलर, तो पेरिपेंडिकुलर इसके सामने वाला a हो जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनियस 2a, तो a कट जाएगा, ये 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब कॉस का निकालेंगे, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है। तो बेस कितना है, बेस ये हो जाएगा CD a√3 अपॉन में हाइपोटेनियस 2a, तो a से कट जाएगा बराबर √3/2, तो ये हो गया √3/2। अब हमें tan का निकालना है, तो चूँकि आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो अगर हमें tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री करेंगे, तो 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/√3 इक्वल टू 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। फिर चूँकि आप जानते हैं कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये √3 हो जाएगा, और sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और cosec जो है साइन का उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए अब 0 और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं। तो जब हम लोग 45 डिग्री का निकाले थे तो इस एंगल को 45 रखे थे, और जब हम लोग 60 का निकाले थे तो इस एंगल को 60 रखे थे। उसी तरह से अब हम लोग 0 और 90 का निकालेंगे
तो 0 का जब निकालेंगे तो इस एंगल को हमें 0 करना पड़ेगा, और जब 90 का निकालेंगे तो इस एंगल को हमें 90 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग को दिमाग लगाना इसमें है कि ये 0 होगा कैसे। तो आप देख सकते हैं कि जब इसे डिक्रीज करके, ये हाइपोटेनियस को डिक्रीज करके जब बेस पे ले आएंगे तो ये 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो जब इस पे आ जाएगा तो पेरिपेंडिकुलर एकदम इस पे बेस की तरह दिखाई देने लगेगा, इस पे आ जाएगा, जैसा कि बुक 8.17 में दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो जब ये हाइपोटेनियस बेस पे आ जाएगा तो जब ये डिक्रीज होगा तभी पॉसिबल है कि भाई बेस पे आ जाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये डिक्रीज होते होते 0 के बराबर हो गया, यानी पेरिपेंडिकुलर 0 हो गया। और ये जो बेस है तो बेस तो वो ए बी ही रह जाएगा, हाइपोटेनियस भी ए सी ही रह जाएगा, ए सी। और ये बेस और हाइपोटेनियस जो है ना वो इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस। अब ये दोनों को हम एक यूनिट मान लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले साइन 0 डिग्री का था, साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। चूँकि आप जान रहे हैं कि पेरिपेंडिकुलर 0 है, अपॉन में हाइपोटेनियस 0/1 इक्वल टू 0। अब कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 1 है, हाइपोटेनियस 1 है, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब tan का निकालना है, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इक्वल में 0 हो जाएगा, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 ही होगा। चूँकि आप जानते हैं कि कॉट जो होता है वो tan के उल्टा, और चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 0 जो को उल्टेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 0 को जब उल्टेंगे तो वह अनडिफाइंड होगा, या नॉट डिफाइंड जैसे कह सकते हैं, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो जब सेक का वैल्यू लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू को उलट देंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू को उल्टेंगे तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। आइए अब 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इस एंगल को हमें 90 करना पड़ेगा। 90 डिग्री करने के लिए इससे डिक्रीज करते हुए, बेस को डिक्रीज करते हुए यहाँ पे लाना है। जब बेस को डिक्रीज करते हुए यहाँ पे लाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते करते यहाँ पहुँचाएंगे तो बेस जो है वो 0 हो जाएगा। तो बेस को हम 0 लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस तो वही रह जाएगा। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या है, AC है, और फिर ये BC हो जाएगा पेरिपेंडिकुलर, पेरिपेंडिकुलर इक्वल टू BC। और ये हाइपोटेनियस जो है ना, क्योंकि इसको डिक्रीज करेंगे तो ये जो हाइपोटेनियस है वो लंबे पे आ जाएगा, यानी ये दोनों बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बेस को 0 हम लिख दिए, और ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू पेरिपेंडिकुलर, और इसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो चलिए अब 90 डिग्री का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, चूँकि पेरिपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो पेरिपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेनियस कितना है 1 है, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब cos 90 का वैल्यू, cos 90 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस 0 है, हाइपोटेनियस 1 है, यानी 0, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड नहीं देता, इनफाइनाइट ही देता है। और चूँकि आप जानते हैं कि कॉट जो होता है वो tan के उल्टा होता है, तो इनफाइनाइट के उल्टा यहाँ पे हम लोग 0 देंगे। और जो सेक होता है वो कॉस को उल्टा, तो चूँकि आप जानते हैं कि cos 19 का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। और कोसेक 90 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो 1 को जब उलटेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको याद कैसे करना है वो 1 मिनट देख लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए बस आपको साइन का वैल्यू याद रखना है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए तो
तो अब कॉस का निकालते हैं, चूँकि आपको साइन का तो याद करना पड़ेगा, और कॉस का कैसे याद रखना वो देखते हैं। तो जो लास्ट में है ना कॉस साइन का, वो कॉस के शुरुआत में डालना है, यानी ये 1 इधर लास्ट में है तो 1 इधर शुरुआत में डालना है, √3/2 इधर है तो इधर डालना है, और इसको यहीं पे रन देंगे, और 1/2 इधर अरेंज कर देंगे, और 0 को इधर अरेंज कर देंगे। अब हमें निकालना है tan का, कैसे याद करेंगे। तो tan का याद करने के लिए चूँकि आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 0/1 इक्वल टू 0, फिर इसका वैल्यू अपॉन इसका वैल्यू इक्वल टू 1/√3 होगा। तो आप ये दोनों को कैलकुलेशन, इतना देरी कैलकुलेशन लगेगा करने में आपको, √3/2 सॉरी ये पलट जाएगा 2/√3, क्योंकि इतना डिवाइड इतना करेंगे तो इतना इंटू पलट के लिखा जाएगा, तो 2 इक्वल टू 1/√3 आया, तो इतना आप करने जाएगा नहीं, बस आपको नीचे वाले को हाइड कर देना है, यानी 2 को हाइड कर देना है, और 1/√3 ऊपर में बचा 1√3 1/√3 हो गया, बस इस तरह से। और इसमें भी नीचे वाले को हाइड कर देना है, ऊपर वाले को लिख देना है 1/1 इक्वल टू 1 होगा, फिर नीचे वाले को इसमें भी हाइड कर देना है, √3 बचा √3 लिख दिए, और इसमें तो आप जानते हैं 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड होगा ही। अब कॉट का निकलने के लिए चूँकि आप जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो जब 0 को उलटेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, और इसको उलटेंगे तो √3 हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड को उलटेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 को जब उल्टेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और इसको उलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2/√3 हो गया, और इसको उलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, तो √2 हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 2 यहाँ हो जाएगा, और इसको उलटेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कॉसेक का निकालना है अब कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक का निकालने के लिए 0 को उलटना है, तो 0 को उलटेंगे नॉट डिफाइंड, फिर इसको उलटना है, 1/2 को उलटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 1/√2 को उलटेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर √3/2 को उलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, फिर 1 को उलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और इस तरह से आप इस वैल्यू को बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये इस वीडियो को बनाने में हमें 2 दिन लग गया, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम मेहनत किए उसका हमें फल मिल जाए। धन्यवाद।